हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन क्लास के अंदर चैप्टर 16 शुरू करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर दो चीज़ है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक आपके प्रोबेबिलिटी है, दूसरा आपके डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर सारी जो एक्सरसाइज है आपके, इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी एक्सरसाइज को मैंने पॉइंटों में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहला पॉइंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपके है एक्सरसाइज 16.1 के अंदर। 16.1 के अंदर अपन पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर आपकी एक कंडीशन गिवन होगी और एक आपको फाइंड करना होगा। जैसे ताश की 52 गड्डी है, उसमें से आपको एक पत्ता निकालना, इक्का। क्या निकालना है? एक पत्ता निकालना है, इक्का। तो ये आपके नॉर्मल होती है प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर आपके कोई भी कंडीशन नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है कि ताश के 52 पत्तों में से दो पत्ते निकालने हैं, जिसमें से पहला पत्ता रेड कलर का है। दो पत्ते निकालने हैं जिसमें से क्या है, पहला पत्ता रेड कलर का है, ये गिवन है, और दूसरा पत्ता ब्लैक कलर का होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ऐसी कंडीशन आपके पास में आती है कि आपके ये तो होना ही चाहिए और ये फाइंड कीजिए। यानी एक आपके गिवन कंडीशन मिलेगी और एक आपको फाइंड करना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन कहलाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। एक कंडीशन गिवन होगी और एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। दूसरा है, जैसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अपन एक बैग के अंदर रेड और ब्लैक और अदर कलर की बॉल्स है, उसमें से एक बॉल अपन को सेलेक्ट करनी है। एक बॉल सेलेक्ट करनी है और ब्लैक कलर के होने की एक बॉल अपन को क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, और आपको वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो ये आपके है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको एक बॉल सेलेक्ट करनी है और ये गिवन है कि वो वाइट कलर की नहीं है, तो ब्लैक कलर की होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। गिवन पहले से है कि जो बॉल अपन ने सेलेक्ट की है वो कौन से कलर की नहीं है, वाइट कलर की नहीं है। यानी सारे क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर एक गिवन कंडीशन मिलेगी और एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। तो समझना कि वो एक्सरसाइज 16.1 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या है, क्वेश्चन है। सेकेंड आपके है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जब एक से अधिक घटना एक साथ हो और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो उसके अंदर कौन सी थ्योरम लगेगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जैसे एक बैग के अंदर एक बॉल निकालनी है तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकलेगी लगेगी, और एक बैग के अंदर से आपको एक से ज़्यादा अलग अलग कलर की या एक ही कलर की आपको बॉल निकालनी है, तो उसके अंदर आपके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। यानी जो आपके नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो एक से ज़्यादा होगी। यानी एक बॉल की जगह दो या तीन बॉल निकालनी है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते की जगह तीन या चार पत्ते निकालने हैं, तो उसके अंदर आपके कौन सी थ्योरम लगेगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पहली है कंडीशनल, जिसके अंदर आपके एक कंडीशन गिवन होगी। दूसरी आपके है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर आपके एक से ज़्यादा कंडीशन होगी प्रोबेबिलिटी निकालने की। जैसे दो स्टूडेंट है, वो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और बी के क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5 है। अब पूछा गया है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करें, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। कैसे, ए के द्वारा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बी नहीं करे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बी क्वेश्चन सॉल्व करे ए नहीं करे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे तो भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीन कंडीशन बन रही है, तो उसके अंदर अपन अप्लाई करेंगे ये वाली थ्योरम। इसके क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगी। थर्ड और इम्पोर्टेंट है आपके बेस थ्योरम। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जैसा ही है बेस थ्योरम। इसके अंदर आपके एक से ज़्यादा कंडीशन दे रखी होती है
और इसके अंदर जो कंडीशन आपकी एक कंडीशन और एक आपको फाइंड करना होता है। इसके अंदर आपको एक फाइंड करना है और जो कंडीशन मिलेगी वो एक से ज़्यादा मिलेगी। जब एक से ज़्यादा कंडीशन मिलती है तो उसको अपन करेंगे बेस थ्योरम से, और केवल एक ही कंडीशन मिलती है उसको अपन करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन के लिए आसानी से पता चल जाएगा। क्वेश्चन इसके बड़े होते हैं और एक से ज़्यादा कंडीशन होती है। इसके क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, जिसके अंदर एक गिवन कंडीशन होती है और एक आपको फाइंड करना होता है। ये आपके बेस थ्योरम है 16.3 के अंदर। 16.4 के अंदर फॉर्मूले के बेस पे है क्वेश्चंस, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 16.4 के अंदर आपके एक रैंडम वेरिएबल x होगा और उसकी जब अपन टेबल बनाएंगे वो आपके कहलाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल x का जैसे अपन दो कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो उसके अंदर हेड आप रैंडम वेरिएबल ले सकते हो, क्योंकि हेड एक बार भी आ सकता है, 0 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। टेल को भी रैंडम वेरिएबल ले सकते हो क्योंकि टेल 0 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है और 2 बार भी आ सकता है। क्योंकि कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं तो मैक्सिमम टेल या हेड कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तो जितनी भी कंडीशन होती है उस रैंडम वेरिएबल की और उस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकाल के अपन जो टेबल बनाते हैं उस टेबल को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। और रैंडम वेरिएबल की सारी कंडीशनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। जो भी रैंडम वेरिएबल लिया है उसकी सारी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उनका सम करेंगे, उसका सम क्या आएगा, 1 आएगा। इसके आगे है मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। आपको क्या निकालना, मीन निकालना। जो ऊपर वाला है टेबल तो बनानी है सारे क्वेश्चन के अंदर। जब रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे वर्ड आते हैं, मीन वेरिएंस, तो उन सभी क्वेश्चन के अंदर आपको ये टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपको मीन निकालना है। मीन का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से अपन क्या निकालेंगे, मीन। वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का भी एक फार्मूला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक फार्मूला। 3 फार्मूले आपको याद रखने होंगे। एक आपको मीन का फार्मूला याद रखना है 16.4 के अंदर, और वेरिएंस का फार्मूला याद रखना और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला याद रखना है। 16.4 के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। आपके कन्फ्यूजन 16.1 और 16.3 के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि ये दोनों सेम ही है। इसके अंदर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और बेस थ्योरम के अंदर ही एक तरीके से क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। डिफरेंस थोड़ा सा है कि इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन आ जाती है और इसके अंदर केवल एक ही कंडीशन आती है। एक आपको फाइंड करना होता है, एक कंडीशन आती है। नेक्स्ट ये आपके सभी मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों के तीनों किस में, आपके एक्सरसाइज 16.4 के अंदर। लास्ट आपके है 16.5 के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल का मतलब, बाय का मतलब ही क्या होता है, दो। जो भी कंडीशन होती है इसके अंदर आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सक्सेस और अनसक्सेस। जब कोई भी आपके कंडीशन है, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट है, जब उनको दो ही पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक को सक्सेस मान लिया जाता है, एक को अनसक्सेस मान लिया जाता है, तो वो आपके कहलाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर दो पार्ट के अंदर डिवाइड न करके जितने पार्ट हो रहे हैं उन सभी दो से ज़्यादा पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर दो पार्ट के अंदर ही डिवाइड करोगे, किसी कोई भी क्वेश्चन है, घटना है, अगर दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो सकती है तो वो किससे हो जाएगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर और भी कंडीशन है कि वो सारी कंडीशन अप्लाई होती है तो वो इस एक्सरसाइज यानी 16.5 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा। अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो वो इससे नहीं होगा, ऊपर वाले किसी से होगा। अब देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला है, एक आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एक आपके बेस थ्योरम है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन से, इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिनको अपन को समझना होता है कि कैसे करें, जिसके अंदर सक्सेस क्या है, अनसक्सेस क्या है, इसके अंदर गिवन कंडीशन क्या है, फाइंड क्या करना है, इनके अंदर कुछ चीज़ें अपन को समझनी होती है तो वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो इसी एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे। ये आपके पूरी 16 चैप्टर के अंदर 16.1 से लगाकर 16.5 तक
जो भी आपके एक्सरसाइज वाइज है, जो उसके अंदर जो दे रखा है वो सारा अपन ने पॉइंट वाइज पढ़ लिया है। 16.1 के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है। 16.2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, 3 के अंदर बेस थ्योरम है। 16.4 के अंदर फॉर्मूला है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन के, और उसके साथ में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपके मेन है, ये आपके सारे क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन की खासियत है कि आपको क्लियर पता चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ आएगा क्लियर आपको, अगर टेबल बनानी है तो मीन लिखा हुआ आएगा, वेरिएंस लिखा हुआ आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा हुआ आएगा। इस एक्सरसाइज के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या फाइंड करना है। लास्ट आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर आपको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके करना होगा, इसका भी एक फॉर्मूला है। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 16.1। अब देखते हैं एक्सरसाइज 16.1। एक्सरसाइज 16.1 के अंदर आपके है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके गिवन क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन होगी और एक आपको फाइंड करना होगा। उस जैसे मान लो कि ई कोई कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसमें ई कंडीशन है और एफ आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। गिवन डेट कंडीशन ई एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो आपके फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ एफ बाई ई। सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई या पी ऑफ एफ, लेकिन जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो उसके अंदर नीचे अपन क्या लिखते हैं, जो गिवन कंडीशन होती है वो लिखते हैं। तो पी ऑफ एफ अपॉन ई इक्वल पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ ई। इसके 2 फार्मूले हैं। ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपको ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो, या फिर आप क्या कर सके सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल सके आसानी से, तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। नहीं तो इसका दूसरा फार्मूला भी है पी ऑफ एफ अपॉन ई एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो आपके सीधे प्रोबेबिलिटी है, ये आपके नंबर है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर पहले निकालने होते हैं, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर तो निकालने होते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो ईजी हो जाएगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है और जो आपके कंडीशन है वो कितने हैं, नंबर है। डायरेक्ट नंबर लिख के आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अधिकांश क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कुछ आपके जैसे डायरेक्ट वैल्यू गिवन है इस टाइप के क्वेश्चन, उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है। अगर ये दे रखा होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते, इसके अंदर ये दे रखा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला गलत नहीं लिखना है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर नंबर दे रखे होते तो इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करते। अब इसके अंदर सब कुछ दे रखा है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, और आपको फाइंड करना पी ऑफ ए अपॉन बी। तो अपन फाइंड करेंगे पी ऑफ ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर दे रखा है, यहाँ पे ई और एफ है, यहाँ पे ए और बी है। ध्यान ये रखना है कि ऊपर हमेशा इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे जो है वो नीचे वाला ही आएगा, पी ऑफ बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, नीचे जो लिखा वो यहाँ पे लिखना है, ऊपर दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ये दोनों कंडीशन, ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है 4/13, और पी ऑफ बी है ये आपको दे रखा है 9/13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 4/9। इसके अंदर एक वैल्यू का यूज अपन ने नहीं किया है पी ऑफ ए का, क्योंकि पी ऑफ ए की अपन को ज़रूरत ही नहीं है, केवल इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है, ये दोनों आ गए। तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्यों दे रखी है, ऐसे ही दे रखी है। अगर आपको पूछते पी ऑफ बी बाई ए, ये पूछा नहीं है, ये मैं निकाल रहा हूँ। अगर आपको फाइंड करना होता बी बाई ए तो अपन के पी ऑफ ए की ज़रूरत पड़ती और बी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऊपर हमेशा इन दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मतलब एक ही होता है। नीचे जो नीचे लिखा हुआ है वो आता है, यानी कि इंटरसेक्शन वाला है 4/13। इंटरसेक्शन कितना दे रखा, 4/13। पी ऑफ ए दे रखा है 7/13।
13, 13 से 13 कैंसिल आउट, ऊपर 4 नीचे 7, ये आपके क्या आ गई प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ये फॉर्मूले के बेस का क्वेश्चन था। फॉर्मूले के बेस का क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत पड़ती है तो अपन सीधे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके जो अदर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप करना। अगर उसके अंदर कोई डाउट होता है, कोई समझ में नहीं आता है, तो वीडियो के नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे तो कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर टाइप करना और सेंड कर देना। मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन की एक वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम वहाँ पे आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इस 16 वाले चैप्टर के अंदर देखो, सारे क्वेश्चन करवाने जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं, वो आपको खुद को करना है। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, और जो कमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। 1 सेकंड लगेगी लाइक करने में, और लाइक करोगे तो वीडियो को मैं कंटिन्यू बनाता रहूँगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज़। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों चिल्ड्रंस क्या होने चाहिए, बॉय। ये आपको पूछा है। मैंने बोला था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको 2 चीज़ें ही ढूंढनी है। एक आपको जो पूछी है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, दूसरा आपके गिवन कंडीशन होगी। और मैक्सिमम 99% क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट गिवन करके दे रखा होगा कि ये गिवन है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको पहचानना होगा कि ये गिवन कंडीशन है, जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो पता चल जाएगा ये तो आपको फाइंड करना है। तो जो दूसरी आपके दे रखी होगी वो आपके गिवन कंडीशन होगी। तो गिवन डेट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। आपको गिवन है कि उनमें से एट लीस्ट वन ऑफ देम, उन 2 में से एक क्या है, बॉय है। यानी किसी फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रंस है, 2 चिल्ड्रंस के अंदर गिवन कंडीशन है कि उन दोनों में से एक क्या बॉय है, ऑलरेडी पहले से गिवन है। और आपको फाइंड करना है इसकी प्रोबेबिलिटी। 2 चीज़ें उन दोनों के बारे में लिखेंगे, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला लिखेंगे जो अपन ने लेट किया। सबसे पहले जो गिवन है उसको अपन ए और बी मान लेते हैं। जैसे ए मान लेते हैं, जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय। तो ए अपन लेट करेंगे, ए क्या है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। ये अपन ने क्या लेट किया, दोनों चिल्ड्रंस क्या है, बॉय है। तो ए के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है, दोनों चिल्ड्रन बॉय है। तो फैमिली के अंदर आपके दोनों चिल्ड्रन बॉय है, उसके कितने पेयर बनेंगे, केवल एक ही बनेगा। दोनों चिल्ड्रंस बॉय है, उसका पेयर केवल कितना बनेगा, एक ही बनेगा, ये वाला। अगर एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रंस है तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मैं सारी लिखता हूँ। पहला वाला बॉय हो सकता है, दूसरी वाली गर्ल्स हो सकती है, या फिर पहला वाला बॉय दूसरा वाला भी बॉय, या फिर कह सकते हैं पहली गर्ल्स, सेकंड नंबर पे जो लड़का है वो आपके बॉय, या कह सकते हैं पहली गर्ल्स और दूसरी भी गर्ल्स। अगर किसी फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रंस है तो उसकी इतनी सारी कंडीशन, यानी 4 ही कंडीशन हो सकती है। इतनी सारी का मतलब 4 कंडीशन। पहली कंडीशन या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी, टोटल लिखी है। अपन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टोटल की ज़रूरत जब आपके प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसमें करते हैं, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 2 फॉर्मूले थे। एक के अंदर नंबर से काम चल जाता था, तो वो नंबर वाला वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसके अंदर आपको टोटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझाने के लिए मैंने टोटल लिख दिया। टोटल इतनी कंडीशन होगी, उसमें से
बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय। कौन सी कंडीशन है? केवल एक ही कंडीशन है जिसमें दोनों चिल्ड्रंस क्या है? बॉय है, वो मैंने ये लिख दी। फिर दूसरा है जो गिवन है, जो फाइंड करना उसको मैंने ए ऐड कर लिया, जो गिवन है उसको मैं बी ऐड कर लेता हूँ। गिवन क्या है? एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। इसमें लिखा हुआ है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। आपको दो कंडीशन है, एक गिवन कंडीशन है, एक फाइंड करना है, उसको एक को ए मानना है, एक को बी मानना है। क्वेश्चन में यही आपको ढूंढना है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको फोकस इन दो चीज़ों पे करना है। ये दो चीज़ें आपने निकाल ली तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बी के कितने कितने कंडीशन अगर निकाल पाते हो, जो आपको गिवन कंडीशन है वो निकालनी है। गिवन कंडीशन की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? इसमें लिखा हुआ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। इसका विशेष ध्यान रखना है। एटलीस्ट, केवल एटलीस्ट नहीं आता, वन ऑफ देम इज बॉय इसका मतलब होता है उनमें से एक लड़का है, तो एक ही लड़का होना चाहिए, ना तो एक से ज़्यादा ना एक से कम, एक तो एक। लेकिन लिखा हुआ एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब है ये सबसे छोटी वाली सीमा है, नीचे वाली। इससे ऊपर बढ़ सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते। लोएस्ट आपके क्या लिमिट है। तो एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम वन होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, यानी वन से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन का मतलब वन से कम नहीं। तो एक तो लेना ही है और एक से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो एक बॉय वाला ये कंडीशन भी है, इसके अंदर भी एक बॉय आ रहा है। एक बॉय वाली ये कंडीशन भी है, एक बॉय तो आ ही रहा है, एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा। एक बॉय वाला यही कंडीशन भी है। ये केवल ये वाली कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि इसमें वन से कम है। एटलीस्ट यानी वन से कम नहीं होना चाहिए, वन या वन से अधिक ही होना चाहिए। ये आपके इसकी भी हो गई। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ऑफ। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर द चिल्ड्रंस, यानी ए की फाइंड करनी है। अपन ने ए को क्या माना है? बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय। इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जिसकी फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखना है, जो कंडीशन होती है उसको नीचे लिखी जाती है, जो बीच बची है वो आपकी कंडीशन होगी। इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है एन ऑफ वाला यूज करेंगे, पी ऑफ वाले यूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे है जो वो नीचे ही आएगा, पी ऑफ बी। इस फॉर्मूले के अंदर एन ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं है। एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ ए, और ये निकालने की जरूरत नहीं है क्यों फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, ये वन है। एन ऑफ बी, एन ऑफ बी का मतलब होता है नंबर ऑफ बी। बी कितने हैं? बी है 1 2 3, बी कितने हैं? 3। अब आपको मैन निकालना ये, ठीक है, ये पहले ही आपको पता है ये फॉर्मूले के अंदर आएगा, तो आप पहले ही यहाँ पे नीचे निकाल के रख सकते हो। समझाने के लिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखा है कि आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे जगह है तो मैं निकाल देता हूँ, नीचे भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एन ऑफ, या पहले ये निकाल देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एन ऑफ करके। ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है वो लिखना है। इसके और इसके अंदर केवल एक ही कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं, वो आपके हो जाएगा बी बी, केवल एक ही आएगा। ठीक है, अब अपन निकालते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन आते ही उसका मतलब है नंबर, कितना है? एक। अब आपको इजीली क्या रखनी है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ए अपॉन बी इक्वल एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 है और एन ऑफ बी आपके है 3 है। ये आपके हो गया सॉल्व। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको ये दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये दो चीज़ों पे फोकस कर दिया, ये मिल गई, ठीक है, फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख के इजीली सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, और कोई इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इससे डिफरेंट टाइप का हो, वो करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, उसको देख लेते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट,
एक स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट है 1000 टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं। आउट ऑफ विच का मतलब था 1000 में से, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, यानी 1000 स्टूडेंट में से 430 क्या है गर्ल्स है। इट इज़ नाउन डैट, देखो ये लिखा हुआ है, ये हम जानते हैं। इट इज़ नाउन डैट आउट ऑफ 430, किस में से, इसमें से, यानी 430 गर्ल्स में से, ये तो क्या थी 430 गर्ल्स थी, तो आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स, यानी इस गर्ल्स में से 10% जो गर्ल्स है स्टडी इन क्लास 12, कौन सी क्लास में पढ़ती है 12 क्लास में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, यानी आपको एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जो कौन से क्लास में है 12 क्लास में। गिवन डैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल्स, और आपके गिवन, देखो दोनों चीज़ें यहाँ पे लास्ट में मिलेगी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक स्टूडेंट है सिलेक्ट किया जाता है, वो कौन सी क्लास का होना चाहिए, चूजन स्टूडेंट इन क्लास 12, स्टडी इन क्लास 12, वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया है वो कौन से क्लास में होना चाहिए 12 क्लास में, और गिवन कंडीशन क्या है कि वो गर्ल्स होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो जो आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है, ये जो गिवन है सारा, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ये आपके 1000 क्या है टोटल स्टूडेंट, तो लिख देते हैं टोटल की अपन को ज़रूरत कब पड़ती है, जब प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। दो फार्मूले, एक नंबर वाला एक प्रोबेबिलिटी वाला, तो प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूले में टोटल की ज़रूरत पड़ती है, नंबर वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो टोटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1000। इसके साथ आपको आउट ऑफ विच, यानी 1000 में से 430 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है यहाँ पर लिख देते हैं, गर्ल्स आपके है 430। फिर आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ 430 10% द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, तो ये आपके क्लास 12 गर्ल्स, क्लास 12 गर्ल्स कितनी दे रखी है 10%, किसका 10%, 10% ऑफ 430 का, 430 का 10% क्या है गर्ल्स है, 10% निकालना है, तो 430 इंटू 10/100, तो आपके पास में आ जाएगा 43। 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 43। यहाँ तक क्लियर। जो जो इसके अंदर गिवन था, तीन चीज़ें गिवन थी, टोटल स्टूडेंट गर्ल्स और 12 क्लास की गर्ल्स, वो मैंने लिख दिया। अब जो मेन बात है, जिस दो चीज़ों पे आपको फोकस करना था वो लेते हैं। एक आपको जो फाइंड करना है उसको मैं ए ले लेता हूँ, ए लेट करना आपको कि ए क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको उसको बताना पड़ेगा ए क्या है बी क्या है, फिर उसका फॉर्मूले के अंदर यूज ले सकते हो। तो ए क्या है, ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ए क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, और जो दे रखी है लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो पूरा का पूरा, ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12। वो किस में स्टडी कर रहा है क्लास 12 में, जो क्लास 12 में स्टडी करता है उसको अपन स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बोलते हैं। ए क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 में कितने स्टूडेंट है ये इसके अंदर आपको नहीं दे रखा है। ये क्लास 12 के स्टूडेंट कितने, ये टोटल स्टूडेंट है, ये गर्ल्स है और एक 12 क्लास की गर्ल्स है। 12 क्लास के स्टूडेंट नहीं दे रखे तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले में जो आप फाइंड करना है ना उसके नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना उसके भी अपन निकाल सकते हैं। दे रखा हो तो निकाल देते हैं, नहीं दे रखा तो छोड़ दो। अब बी वाला लेते हैं जो गिवन कंडीशन है, गिवन डेट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल्स, यानी स्टूडेंट क्या होनी चाहिए गर्ल्स। पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिख दो, द
चूज स्टूडेंट इज ए गर्ल। बी क्या है, जो चूज किया गया स्टूडेंट है वो क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। तो ये तो अपन को पता है गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे तो एन ऑफ बी लिखेंगे। एन ऑफ बी कितना है, डायरेक्ट दे रखा है नंबर, टोटल स्टूडेंट में से जो गर्ल्स कितनी है वो आपके 430 है। स्टूडेंट गर्ल्स कितनी है, 430। यहाँ तक क्लियर। अब फॉर्मूले के अंदर जो ए और बी है उसका इंटरसेक्शन देखो, फॉर्मूला पहले लिखो फिर इंटरसेक्शन निकालो, या पहले इंटरसेक्शन निकाल दो, क्योंकि अपन को पता है कि इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा। तो आपको निकालना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी है उनका इंटरसेक्शन निकालना। ए की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर्मूले में, अगर निकल रहा है तो निकाल दो, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं। बी को निकालना ही पड़ेगा और इंटरसेक्शन को निकालना पड़ेगा। इन दोनों से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कितना अलग सा दे रखा था, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी दोनों को मिलाना है, दोनों होना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट आपको काउंट करना है जो ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब ये भी हो और ये भी हो। ए का मतलब है 12th क्लास का स्टूडेंट भी हो और बी का मतलब है गर्ल्स भी हो। तो ऐसे स्टूडेंट को काउंट करना है जो 12th क्लास में हो और गर्ल्स हो। दोनों को जैसे ही मिलाएंगे 12th क्लास गर्ल्स ना निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 12th क्लास गर्ल्स। जो 12th क्लास की गर्ल्स है वो स्टूडेंट भी है 12th क्लास की और गर्ल्स भी है, दोनों हैं। तो दोनों कितने हैं, ये आपके 12 गर्ल्स कितनी है, 43। ये डायरेक्ट दे रखा है, आपको केवल पहचानना होता है। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर दे रखा होगा, आपको क्या दे रखा है ये ढूंढ के पहचानना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पी ऑफ जो फाइंड करना है, ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए स्टूडेंट चूज रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, यानी वो स्टूडेंट कौन सा होना चाहिए, क्लास 12 का, यानी ये आपको फाइंड करना है। अगर आपको फाइंड करने वाले को बी की जगह लिखा है, इसको ए की जगह लिखा है, तो बी अपॉन ए आ जाएगा। जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखना है। अगर ए को फाइंड करना है तो ए को ऊपर लिखना है, और बी गिवन है तो बी को नीचे लिखना। फाइंड करने वाला ऊपर होगा, गिवन कंडीशन नीचे होगी। इसका फॉर्मूला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे आ जाएगा एन ऑफ बी। देखो ए की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, एन ऑफ बी। इंटरसेक्शन अपन ने निकाल दिया, कितना है 43। एन ऑफ बी, बी ये रहा एन ऑफ बी कितना है 430, ठीक है। ये 10 और ये 1, तो 1/10 ये आपके इजीली निकल गया। एक्सरसाइज 16.1 ईजी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर एक आपको गिवन कंडीशन है, लिखा हुआ डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा गिवन डेट। किसी किसी क्वेश्चन में आपको पहचानना होगा, बाकी 90 से 95% तक क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है। और ये तो आपको क्लियर ही दे रखा होगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। सारे क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिखा हुआ आएगा कि आपको क्या फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसके अलावा जो बचा है वो एक गिवन कंडीशन होगी। दो पता कर दिए फिर उस वहाँ से ही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। जो फाइंड करना वो लिखना है, जो गिवन कंडीशन है वो लिखनी है, फाइंड करना है। अगर उसके नंबर पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूले में कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आपके क्वेश्चन में मिल जाएंगे कि ये जो गिवन कंडीशन है वो कितनी है, और दोनों का इंटरसेक्शन सारे क्वेश्चन में मिलेंगे, इजीली सॉल्व करना। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 12, और इसी 2 टाइप के ही क्वेश्चन थे। ये भी आपके उसी टाइप का है। इस एक्सरसाइज के अंदर सारे इसी एक ही टाइप के क्वेश्चन से आप मिलाओगे, इजीली हो जाएंगे। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो सीधे आपके पास में क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो नया अपलोड हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन का मतलब था मल्टीप्लाई। ये आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब देखो एक्सरसाइज 16.2 की थ्योरी स्टार्ट हो गई। ये आपके 16.2 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है। ये आपके किसका फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। अगर इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि आपके पास में पी ऑफ बी
मल्टीप्लाई ए बाय बी इक्वल पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, उसको ए बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। पी ऑफ बी और आपके पास में आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ए और बी का दोनों का कॉमन निकालना है तो वो किससे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी से। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ ए बाय बी। अगर ये दोनों कंडीशन ए और बी अगर एक दूसरे पे डिपेंड करती है, क्या करती है, डिपेंड करती है, तो इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा वो। अगर ये दोनों कंडीशन एक दूसरे से इनडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती, ए बी के होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो इस बी का कोई रोल नहीं होगा। तो ये जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, अगर इनडिपेंडेंट कंडीशन का मतलब होता है कि ये बी वाली कंडीशन है, इसके पहले होने से इस ए पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये आपके आ जाएगा पी ऑफ बी। और ये अगर इनडिपेंडेंट है तो पी ऑफ बी ए बाय बी किसके इक्वल होता है, जो ऊपर लिखा हुआ उसी के इक्वल होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई वाला। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे पी ऑफ ए पी ऑफ बी, इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं, पी ऑफ ए बी इक्वल पी ऑफ ए पी ऑफ बी। अगर पी ऑफ ए बी सी होता तो यहाँ पे आता पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी, सीधे मल्टीप्लाई। यानी जब भी आपको इंटरसेक्शन निकालना है, अगर इनडिपेंडेंट है तो आपकी सीधे मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे कौन सी थ्योरम लगेगी, मल्टीप्लिकेशन की। जब एक ही है तो आप इजीली निकाल सकते हो, जब एक से ज़्यादा होने की कंडीशन निकालनी है तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है। देखो कैसे डिपेंड करता है कैसे डिपेंड नहीं करता, वो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन लेते हैं, ताश के पत्तों का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ताश के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स जो होते हैं 52। आपको क्या करना है, उसमें से 2 कार्ड्स निकालना है। पहला कार्ड्स निकाला और वो मान लो कि गिवन कंडीशन है, पहला कार्ड्स है वो आपका क्या है, गिवन कंडीशन है, नहीं वो घटना पहले से हो चुकी है, जो गिवन कंडीशन है वो पहले से हो चुका है और ये आपको फाइंड करना होता है। जो पहले से हो चुका है अगर उसका इफेक्ट बाद में होने वाली इवेंट पे पड़ रहा है तो वो डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगी, नहीं पड़ रहा है तो नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो एक कार्ड्स निकाल दिया, मान लो कि वो क्या है, रेड कलर कार्ड्स है। कौन से कलर का है, रेड कलर का। एक कार्ड्स निकाला है वो रेड कलर का है। इस रेड कलर के कार्ड्स को आप वापस अंदर मिक्स नहीं करते हो, रिप्लेस नहीं करते हो, तो जब सेकंड कार्ड निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा उस पहले वाले कार्ड्स के कारण। जब सेकंड कार्ड्स निकालोगे, ठीक है, उसके अंदर आपको इक्का निकालना है, तो इक्के टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन कार्ड्स कितने होंगे, 51 ही हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। अगर आप क्या करते हो, जो पहला वाला कार्ड निकाला है देख लेते रेड कलर का और वापस अंदर रख दिया, वापस क्या कर दिया, अंदर रख दिया, और फिर दूसरा कार्ड्स निकालोगे तो पहले वाले कार्ड्स का इफेक्ट दूसरे वाले कार्ड्स पे नहीं पड़ेगा। जब पहला कार्ड्स निकाला है और उसको वापस रिप्लेस कर देते हो तो वापस 52 कार्ड्स हो गए, और फिर आपको इक्का निकालना तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52, 1/13, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिप्लेस करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहला वाला जो कार्ड निकाला है उसका इफेक्ट दूसरे वाले कार्ड्स पे जरूर पड़ेगा। अगर पहला वाला कार्ड्स इक्का है तो दूसरा कार्ड्स अगर आपको इक्का निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/51। पहला वाला निकाल दिया तो 51 ही होगी। अगर पहला वाला कार्ड्स कोई अदर कार्ड्स भी है तो ऊपर 4 आ जाएगा, इक्का के अलावा कोई भी है तो 4 आ जाएगा, नीचे 51 आ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी आपके क्या होनी चाहिए थी, 4/52 यानी 1/13 होनी चाहिए थी। इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या पड़ गया, इफेक्ट पड़ गया। जब प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो ये चेंज हो जाता है आपके ये वाला फॉर्मूला। इफेक्ट नहीं पड़ता है तो नॉर्मल
ये वाला फार्मूला यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर फार्मूला अप्लाई होगा। इंडिपेंडेंट कंडीशन है, जो कंडीशन है उनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा दो और ये आपके आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उनको मल्टीप्लाई करवा दो, सीधे आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कब करना है और प्लस कब करना है। मल्टीप्लाई जब पहली वाली भी हो दूसरी वाली भी हो, जो कंडीशन दे रखी है सारी कंडीशन हो तो आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अगर बीच में और का साइन है, या तो ये हो या ये हो, दोनों में से एक ही हो, तब उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जब या तो ये होगी, अगर ये होगी तो बाकी की कंडीशन नहीं होगी, या फिर ये होगी तो जब या का साइन आ जाता है कि दोनों में से कोई एक ही होगी तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। जब दोनों होगी, ए भी होगी और बी भी होगी, जब दोनों होगी तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। इजी है, ज़्यादा माइंड पे नहीं लेना, इतना सा ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट कंडीशन का मतलब होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। बी के होने का इफेक्ट एक के होने पे नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डिपेंडेंट भी आएंगे, इंडिपेंडेंट भी आएंगे, दोनों को इजीली सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके 16.1 का है, 2 का नहीं है। ये आपके थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था 16.1 के अंदर, उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन कर दिए, वो एक ही टाइप के थे। ये 14 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो अब इसको करते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक कोई एक्सपेरिमेंट है कॉइन को टॉस करने का। कॉइन टॉस कर रहे हैं इजीली, तो जब भी कॉइन टॉस करते हैं, जब भी कॉइन को टॉस किया जाता है, कोई एक्सपेरिमेंट है, इसको ई दे देते हैं। अपन ने एक्सपेरिमेंट को क्या दे दिया, ई दे दिया। जब भी इसको टॉस करेंगे तो 2 कंडीशन आएगी, या तो आपके पास में हेड आएगा या आपके पास में टेल आएगा। आगे कह रहा है इफ़ द कॉइन शोज हेड, जब कॉइन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, हेड, टॉस इट अगेन, इसको दोबारा टॉस करना है। तो जब दोबारा टॉस करेंगे, ठीक है, आपके पास में क्या आ गया, हेड आ गया। तो हेड आ गया तो कॉइन को दोबारा टॉस करना है। तो दोबारा टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा, दूसरी बार या तो हेड आएगा या क्या आ जाएगा, टेल आएगा। पहली बार तो हेड आ गया, जब कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, 2 कंडीशन ही होगी। यहाँ तक क्लियर। अब आगे कह रहा है ये, बट इफ शोज टेल, अगर टेल आता है देन थ्रो ए डाई। आपको क्या करनी है, एक डाई को थ्रो करनी है। जैसे डाई को थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर कितनी 6 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, 6। जब डाई को थ्रो करेंगे तो जब टेल आया है, पहली बार तो क्या टेल आया, तो 1 भी आ सकता है, क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 to 6 तक नंबर होते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5th भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, 6 तक ही होते हैं, 1 से लगाकर 6 तक। तो ये टोटल कंडीशन है। जो अपन को इन क्वेश्चन के अंदर टोटल कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अपन नंबर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये सारी कंडीशन है, अपन इन्हीं में से कुछ ना कुछ जो भी इसमें सेलेक्ट करना, गिवन है, फाइंड करना, वो इसी में से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले कॉइन टॉस करना है, हेड या टेल आएगा। हेड आता है तो अगेन कॉइन टॉस करेंगे तो ये 2 कंडीशन आएगी, यानी पहले हेड आ गया तो फिर वापस कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल। अगर टेल आता है तो कॉइन टॉस नहीं करना, आपको डाई को थ्रो करना। जब डाई को थ्रो करेंगे तो पहले तो टेल आया हुआ है, टेल के बाद में अगर डाई को थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, या 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं आगे। यहाँ तक हो गया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर दे रखा है कि कौन सा क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला सीधे अप्लाई करना। ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 की, ये आपको फाइंड करना है।
गिवन करके लिखा हुआ, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब कुछ क्लियर दे रखा है। गिवन डेट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, दोनों क्लियर मिल रहे हैं, फाइंड करने वाला और गिवन कंडीशन। जो फाइंड करना उसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, ये जो फाइंड करना है उसको मैंने ए लेट कर दिया, ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, आपको वैसे ये सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हो, पहले सेट लिख देता है, समझने में आसानी होगी। ग्रेटर देन 4, 5th और 6th, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है उसमें ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर 2 ही है, 5th और 6th, तो इस सेट के अंदर केवल 2 ही आएंगे, T5 एंड T6। यहाँ तक क्लियर। ए नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर क्या होना चाहिए, 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा यहाँ पे देखो पूरे सभी कंडीशन में 4 से ज़्यादा ये 2 ही है। अब देखते हैं बी वाला, एन ऑफ ए की ज़रूरत नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अपन को पता है कि जो फाइंड करना है उसके नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर है बी, बी को सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, बी क्या है, तो बी अपन लेट करते हैं देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो इसको लेट कर लेते हैं एट लिस्ट वन टेल, यानी कम से कम क्या होना चाहिए, वन टेल। एट लिस्ट का ध्यान रखना है, यानी ये लोएस्ट लिमिट है, इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर जा सकते हैं, यानी एट लिस्ट वन टेल का मतलब होता है 1 या 1 से अधिक ही होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सारी कंडीशन है जिसमें 1 टेल हो तो भी चलेगा, 1 से ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन वो कंडीशन नहीं लेंगे जिसमें टेल ही नहीं हो। टेल वाला जहाँ पे टेल दिखता है ना वो सारी कंडीशन ले लो, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है टेल वाली सारी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 2 से ज़्यादा तो होंगे नहीं क्योंकि 2 ही बारी है, यानी 1 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें भी है तो ये वाली भी लेंगे, इसमें भी टेल है, इसमें भी है, इन सब में है टेल, सारी कंडीशन आ जाएगी। T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। यहाँ तक क्लियर। T6 सारी कंडीशन अपन निकालेंगे एन ऑफ बी, ये अपन को ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। 1 2 3 4 5 6 7, एन ऑफ बी कितना है 7। यहाँ तक क्लियर। इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ए और बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी इजीली निकल जाएगा। देखो कॉमन क्या है, T5 T6, T5 T6 बस 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा T5 T6। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, दोनों में 2 है, और अपन निकालेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना है 1 और 2 कंडीशन है। अब फॉर्मूला जो फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी गिवन है, ध्यान रखना जो फाइंड करना वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे है, उल्टा लिख दिया तो बस गलत। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर जो नीचे है वही आएगा, फॉर्मूला भी इजी है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2, एन ऑफ बी 7, प्रोबेबिलिटी 2/7। ये ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में या 1 और 0 हो सकती है, नॉट ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, और नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन 0, 0 से कम कभी नहीं होगी। 0 से कम का मतलब होता है नेगेटिव कभी नहीं होगी, और 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। अगर आपके आता है तो मतलब आपने उसमें कुछ गोलमाल कर दिया, कमाल कर दिया है, गलत होगा। तो अगर ज़्यादा आ जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, तो 1 से कम कब होगा, जब नीचे वाला बड़ा होगा। जैसे ही नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा, तो वो हमेशा 1 से कम ही आएगा। ध्यान रखना ऊपर वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 1 से बड़ा नंबर आया है। तो प्रोबेबिलिटी में 1 से बड़ा नहीं आता है, मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम आपके 0 होती है, इसके बीच में होती है। अगर इसके अलावा कोई आती है तो आपकी वो प्रोबेबिलिटी गलत है, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैलकुलेशन चेक करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट 16.2, 16.1 है, उसका एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, ये अपन अभी कर रहे हैं। 16.2 वाली अभी उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली थी, उसी के बेस पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए डाई इज टॉस थ्राइस, डाई को कितनी बार उछालना, 3 बार उछालना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1, ऑड नंबर कितनी बार आना चाहिए, एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार आना चाहिए ऑड नंबर। यानी डाई को आप कितनी बार उछालोगे, 3 बार उछालोगे और एटलीस्ट 1, यानी जब डाई को 3 बार उछालते हैं तो जो टोटल कंडीशन आती है, डाई के अंदर 6 कंडीशन होती है और जितनी बार उछालते हो उतनी पावर लगती है। तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब था 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना हो गया टोटल, टोटल आपके हो गया 216। टोटल कंडीशन कितनी होगी, 216। तो आप या तो देखो एक सिंपल सा नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो नॉर्मल तरीके से ये कि डाई को 3 बार उछालो, जितनी भी कंडीशन होती है टोटल लिख दो, उसमें से जो ऑड नंबर है एटलीस्ट 1 का मतलब होता है जिसमें ऑड नंबर आ रहा है वो सारी कंडीशन काउंट कर लो, तो आपके क्या आ जाएगा आंसर। यानी 216 वाली कंडीशन इतनी काउंट नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर इस डाई की जगह कॉइन होता, इस डाई की जगह केवल क्या होता, कॉइन होता और हेड या टेल पूछता होता, तो अपन टोटल वाली कंडीशन से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन है उसमें 2 ही होती है और टोटल कंडीशन 8 हो सकती है और 8 कंडीशन को अपन आसानी से लिख भी सकते हैं, तो उस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब डाई की बात करते हैं तो 3 बार उछाला है, 3 की जगह 4 बार भी उछाल सकता है, 3 बार 216 कंडीशन आती है, तो 4 बार कितनी होगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करेंगे। यानी एक बार उछाला उसके अंदर ऑड नंबर निकालेंगे, 2 बार उछाला फिर तीसरी बार उछाला, यानी कि ऑड नंबर कितनी बार आना चाहिए, एटलीस्ट 1 बार। जो ऑड नंबर है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओ से, और ऑड नंबर नहीं है या इवन नंबर है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो ओ क्या है, ओ इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। और ई है, ई के बारे में लिख सकते हो इवन नंबर या नॉट ए, नॉट एन ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है और ये आपके ऑड नंबर नहीं है, यानी इवन नंबर है। 2 ही नंबर होते हैं डाई के ऊपर, ऑड या इवन नंबर, यानी 6 के 6 नंबर को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर में। तो आपको ऑड नंबर के बारे में ही निकालना है, ऑड नंबर का ही पूछा है, तो ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ओ। यानी 1 से 6 में ऑड नंबर कितने होते हैं, 1 3 5, 3 होता है और टोटल कितने होते हैं 6, यानी ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ये आपके मल्टीप्लिकेशन है। 3 बार उछाला तो 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 बार उछाला तो 4 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस 16.2 में अपन कौन सी थ्योरम लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। डाई को कितनी बार उछालना, 3 बार। जब एक बार उछालते हैं तो ऑड नंबर आने की ये है और इवन नंबर आने की ये है। अब इधर देखो टोटल कंडीशन लिख देता हूँ, डाई को कितनी बार उछालोगे, 3 बार उछालोगे, टोटल कंडीशन क्या होगी वो मैं लिख देता हूँ। अलग से रफ में लिख देता है क्योंकि उस मेथड से अपन करने वाले नहीं हैं। इसके अंदर जो मेथड अपन अप्लाई करेंगे, इधर देखो इसके अंदर जो अपन मेथड अप्लाई करेंगे वो शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। इधर समझने के लिए, जब डाई को कितनी बार उछालेंगे, 3 बार, तो टोटल कंडीशन है यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है और 3 बार आ सकता है। पहला है तीनों इवन नंबर आए, ठीक है, पहला ई फिक्स कर दिया, पहला क्या फिक्स कर दिया, ई, पहला अपन ने क्या फिक्स कर दिया, ई फिक्स कर दिया। दूसरा दोनों ई ले सकते हैं, ई ओ ले सकते हैं। अभी जैसे कॉइन के बारे में कह रहा है वैसा क्या वैसा है। फिर आपके यहाँ पे ओ ई ले सकते हैं या फिर ओ ले सकते हैं। देखो पहला अपन ने क्या फिक्स कर दिया, ई, ये दोनों चेंज होंगे, ये आपके ये
हो सकता है, या फिर अब अपन पहला फिक्स कर देते ओ, बाकी कंडीशन ऐसी की ऐसी लिख दो। पहला ओ फिक्स कर दिया। ई का मतलब होता है इवन नंबर, ओ का मतलब होता है ऑड नंबर। इवन और ऑड दो नंबर में डिवाइड किया गया है, तो इवन नंबर आने की और इवन नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसमें। ये आपके देखो टोटल कंडीशन है। इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं, एक जैसा पूछा वैसे करोगे और एक थोड़ा सा हट के। इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट वंस, ऑड नंबर एटलीस्ट वन बार आना चाहिए, यानी एक बार भी काउंट करना है, दो बार भी काउंट करना है, तीन बार भी। तो एक ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे काउंट होंगे। और मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी का ये आपके ये सारी कंडीशन है। तो आपको जो पूछा है एटलीस्ट वन, तो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको अपन ए मान लेते हैं एटलीस्ट ऑड नंबर की, तो वो आपके निकलेगी पी ऑफ, ये भी लेंगे ई ओ प्लस पी ऑफ ई ओ ई प्लस पी ऑफ ओ ई, जिसमें आपके ऑड नंबर दिख रहा है वो सारी प्रोबेबिलिटी अपन इसके अंदर काउंट करेंगे। एटलीस्ट वन के अंदर सारी आ जाती है, और जिसके अंदर ऑड नंबर नहीं है केवल वो ही कंडीशन रह जाती है। इन सारी प्रोबेबिलिटी का अपन को क्या निकालना है, सम निकालना है। देखो इसके अंदर पूछा है ऑड नंबर एटलीस्ट वन, ऑड नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए, तो एक बार भी आ सकता है, इन तीन कंडीशन में एक बार है, दो बार भी आ सकता है इन दो, और ये तीन कंडीशन दो बार है, और तीन बार भी आ सकता है तो एक कंडीशन है। एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक से ज़्यादा बार, तो एक बार, एक या एक से ज़्यादा बार, एक बार, दो बार, तीन बार, सारी ले ली। इन सभी का अपन को क्या करना है, सम करना है। पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी अभी निकाली थी पी ऑफ ई की 1/2, इसकी भी 1/2 और ओ की भी 1/2, इन सब की 1/2 ही होगी, इसकी भी 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/8। इन तीनों की भी 1/2, 1/2, 1/2, इसकी भी यही होगी, इसकी भी यही होगी, इसकी भी यही होगी, इसकी भी यही होगी। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1/8, 1/8, 1/8 कितनी बार, 7 बार है, तो ये आपके हो जाएगा 7/8। ठीक है, एक तो इस टाइप से है। एक आप कैसे कर सकते हो, टोटल कंडीशन लिख दी, उसमें एटलीस्ट वन जितने भी ऑड है, यानी एटलीस्ट वन का मतलब एक बार ऑड भी लेना है, दो बार ऑड नंबर भी लेना है और तीन बार भी लेना है, केवल ये एक कंडीशन रह जाती है। केवल क्या रहेगी, एक कंडीशन। दूसरे टाइप का है कि जब भी एटलीस्ट वन का क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट वन का आता है जो पूछा है, तो उसका अपोजिट निकालेंगे। केवल एक ही तो कंडीशन बचेगी, एटलीस्ट वन में केवल एक भी बार वन और नंबर नहीं, वो निकालेंगे, और वन में से माइनस करेंगे तो एटलीस्ट वन और नंबर आ जाएगा। देखो अपन क्या करते हैं, इन सभी का सम क्या होता है, वन होता है। इन सभी का सम वन होता है, जितने भी आपके प्रोबेबिलिटी उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम होता है वन। अपन वन में से इसको माइनस कर देते हैं, इन सभी के सम में से किसको माइनस करेंगे, इसको, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन इजी था, दोनों मेथड से ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट वन वाले या एटलीस्ट टू वाले, तो उसको इस मेथड से करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, इसी मेथड से करना है, यानी वन में से माइनस करना है। जो पूछा है उसके लिए जो एक या दो कंडीशन बचेगी उसको निकाल के वन में से माइनस करोगे। तो इसको सेकंड मेथड से करते हैं। ये अपन ने पी ऑफ ओ और पी ऑफ ई निकाल दिया, दोनों 1/2 1/2 आए। अपन निकालेंगे जब एक भी बार और नंबर नहीं आए, यानी तीनों बार क्या है, इवन नंबर, वो निकालेंगे। यानी पहली बार इवन नंबर की 1/2 है, दूसरी बार इवन नंबर की 1/2 है, और तीसरी बार इवन नंबर की क्या 1/2। ये आपके हो जाएगा 1/8। आपको निकालना एटलीस्ट वन बार और नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, और नंबर एटलीस्ट वंस।
तो उसको मैं निकालूंगा 1 में से इसको माइनस कर देता हूँ पी ऑफ, तो पी ऑफ ई कितनी बार है इसकी, ये 1/8 और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7/8। तो ये आपके आ गया 7/8। जब भी एटलीस्ट वंस आ जाए तो अपोजिट निकालेंगे, एटलीस्ट 1 आ जाए यानी एटलीस्ट 1 ऑड नंबर तो अपन निकालेंगे, एक भी बार ऑड नंबर नहीं आता वो वाली कंडीशन निकालेंगे। जो भी एटलीस्ट पूछा है तो उसका एक भी बार वाले नहीं निकाल के 1 में से माइनस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि और वैसे निकालोगे कि एक बार भी लेना, 2 बार भी लेना, 3 बार भी लेना और फिर सबका सम करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको इस मेथड से करना, दोनों मेथड से कर सकते हो, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, ईजी मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड मैंने बता दिए। बेस्ट आपके ये रहता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, अब देखो इनमें सब में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी है, ये इनके बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल नहीं है, मैंने कहा था दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन ई ऐसे, और यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। पहली बार अपन ने डाई उछाली, पहली बार क्या उछाली डाई, तो पहली बार डाई उछालने पे E1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। फिर दूसरी बार उछालोगे उसका इफेक्ट पहली बार पे नहीं पड़ेगा, पहली बार क्या आया है उसका इफेक्ट दूसरी बार पे नहीं पड़ेगा। दूसरी बार भी E1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी थी, कोई मल्टीप्लाई में तीनों को क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, इसीलिए अपन ने ये तीनों को क्या करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर। इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इजी है, दोनों मेथड बता दी, इस तरीके से भी कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो। एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मेथड है जो कभी नहीं करनी है, यानी कि जैसे 2 बार का आप कर चुके हो, जैसे कि आप अगर डाई को 3 बार की जगह 2 बार उछालते हो, कितनी बार उछालते हो 2 बार, ए डाई इज टॉस ट्वाइस, 2 बार उछालते हो तो 2 बार आपके 36 कंडीशन होती है और आपने 2 बार का किया भी है, टोटल आप 36 कंडीशन लिखते हो। टोटल कितनी कंडीशन लिखते हो 11 में किया हुआ है 36, 216 कंडीशन लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर 2 बार उछालते हो तो 36 कंडीशन लिखते हो। अगर उसमें पूछा होता है एटलीस्ट 1 और नंबर एटलीस्ट वंस, तो आप इजीली उसमें से काउंट कर सकते थे कि 1 किस किस में आ रहा है, यानी ऑड नंबर किस किस में आ रहा है, वो सब काउंट करके आप क्या कर सकते थे जितने आ रहे हैं वो, और टोटल 36 नीचे और सीधे आ जाता है। इसको भी ऐसे कर सकते हो, 216 कंडीशन लिखनी होगी और जिन कंडीशन के अंदर आपके क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है वो सारा काउंट करोगे। 216 कंडीशन के अंदर आपके सभी के अंदर ऑड नंबर आएगा, सभी के अंदर ऑड नंबर आएगा, कुछ कंडीशन के अंदर ऑड नंबर नहीं आएगा, जैसे कि तीनों बार इवन नंबर आए वो वाली कंडीशन। इवन नंबर इसमें कौन कौन से होते हैं 2 4 6, यानी या तो तीनों बार 2 आ जाए, तीनों बार 4 आ जाए, तीनों बार 6 आ जाए, या फिर 2 4 6 या ये इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, तो उसके अंदर आपके ऑड नंबर नहीं आएगा, उनको काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आपके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इससे इजीली हो जाता है। अब 2 बार उछालोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कर सकते हो, 4 5 6 कितनी बार उछालोगे तो उसको क्या इजीली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आप कर सकते हो आसानी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए बैग कंटेन 5 वाइट, एक बैग है उसके अंदर 5 वाइट है, 7 रेड है, 8 ब्लैक बॉल है। इट 4 बॉल आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 4 बॉल एक एक करके निकालनी। पहले एक बॉल निकाली अपने पास रखी, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब था वापस रिप्लेस अंदर नहीं रखनी, अपने पास में ही रखनी है। और जैसे ही एक एक बॉल निकालोगे उसमें से एक एक बॉल कम होती जाएगी, पहले टोटल जितनी थी उसमें से एक एक कम होती जाएगी क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। 4 बॉल निकालनी एक एक करके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सभी बॉल कैसी होनी चाहिए वाइट बॉल। तो वाइट बॉल का मैं सिंबल W से दे देता हूँ, जो W है वो किसको रिप्रेजेंट करता है वाइट बॉल, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, W है ये वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो R है वो आपके रेड बॉल को रिप्रेजेंट करता है, B आपके ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे 4 बॉल निकालनी, कितनी निकालनी है 4 बॉल, तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W से।
जो जो दे रखा है वो अपन लिख सकते हैं। वाइट बॉल कितनी है 5, रेड बॉल कितनी है 7, ब्लैक बॉल कितनी है, आपके ब्लैक बॉल है 8, टोटल बॉल ऐड कर लो 12, 12 और 8, टोटल बॉल कितनी हो गई 20। अब एक एक करके निकालनी है, तो पहली वाइट बॉल निकालते हैं अपन। कितनी, कौन सी वाइट बॉल निकालते हैं, फर्स्ट वाइट बॉल। पहली वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी, पूरा लिख देते हैं, फर्स्ट वाइट बॉल, पहली वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाइट बॉल, पहली वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। वाइट बॉल कितनी है 5, वाइट बॉल कितनी है 5, और टोटल बॉल कितनी है 20। और पहली वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपके, मैं इसको लिख देता हूँ PW1 से, तो ये आपके पास में आ जाएगी 1/4, 5 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स। तो ये पहली वाइट बॉल निकाली। अब रिप्लेस नहीं करना, अपन ने एक बॉल निकाल दी है। अब अपन निकालेंगे दूसरी वाइट बॉल, ठीक है। एक बॉल कम हो गई, एक वाइट बॉल कम हो गई, ध्यान रखना। टोटल बॉल, एक बॉल कम हो गई तो टोटल कितनी बॉल हो गई 19, और वाइट बॉल कितनी है 5 थी, तो एक वाइट बॉल अपन ने निकाल दी है, तो अब कितनी वाइट बॉल हो गई 4। तो ये आपके सेकंड वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/19। अब अपन निकालेंगे तीसरी वाइट बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, का मतलब होता है अपन ने 2 वाइट बॉल निकाल के अपने पास में रखी है। तो अब 2 बॉल निकाल दिए, तो बॉल कितनी बची 18, और वाइट बॉल कितनी बची 4 थी, 5 थी, 2 निकल गई, तो कितनी बची 3, ये कट जाएगा 1/6। अब 4 ही बॉल निकालनी है, तो चौथी वाइट बॉल भी निकाल देते हैं। अब आपके पास में 17 बॉल हो गई, क्योंकि 3 बॉल ऑलरेडी अपन ने निकाल दिया है और 3 वाइट बॉल निकाल दी है, तो आपके पास में यहाँ पे 2। अब आपको क्या निकालनी है, चारों वाइट बॉल निकालनी है, ऑल वाइट बॉल। यानी कितनी बॉल निकालनी है, चारों साथ में निकालनी है, तो इनका क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, W1, W2, W3, W4। W1 कितना है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। W2 कितना है, ये W3 कितना है, और W4 कितना है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 4 से 4, 2 से 3, ऊपर तो आपके कुछ नहीं बचा, नीचे आपके 19, 3 × 17, ये हो जाएगा 51। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 19 और 51 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में 969, ये आपके हो जाएगा आंसर। देखो वापस देख लो, लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इनको लेट करना पड़ेगा। W1 क्या है, फर्स्ट वाइट बॉल, W2 सेकंड वाइट बॉल, थर्ड और फोर्थ वाइट बॉल, तो ये आपके टोटल क्या आ जाएगी वाइट बॉल। तो चारों वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 969। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन ए बुक। कोई ए है, स्टूडेंट होगा, कोई बॉय होगा, गर्ल्स होगा, कोई स्टूडेंट है जो 90% कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 90% बुक में से। एंड बी कैन सॉल्व 70%, और बी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 70%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। उनमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेलेक्टेड एट रैंडमली फ्रॉम द बुक, कोई क्वेश्चन है बुक में से रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, और उन दोनों में से कोई एक है प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले ए है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ ए।
ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ ए। पी ऑफ ए 90% है, और जब भी परसेंट का सिंबल हटता है तो नीचे 100 लगता है, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 9/10। और सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व नहीं होगा क्योंकि कटेगा नहीं। और सॉल्व करना चाहते हो तो पॉइंटम आएगा 0.9, ठीक है। पॉइंटम नहीं निकालते, इसको ऐसे कैसे रखते हैं। ये तो ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ए के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको 1 में से माइनस कर दो। जब भी नहीं का निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगी 1/10। अब बी का निकालेंगे। बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 70%। परसेंट हटेगा नीचे 100, 1 0 से 1 0, 7/10। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.7। पॉइंट ऑफ नहीं निकालना है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने देना है। अब बी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो आपके पास में हो जाएगी 1 माइनस बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। ये हो जाएगी आपके पास में 3/7। 3/7 क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, और दोनों कर सकते हैं। 3 कंडीशन है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। देखो नॉर्मल जैसा पूछा है वैसा निकालेंगे। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम। solve the प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी में अपन देखते हैं, अगर ए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे। आपके तो पास में प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, या देखो इसमें या लगेगा, या इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये हो सकता है। या फिर ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, बी कर दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, दोनों बेचारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, दोनों को क्वेश्चन नहीं आ जाए। ये 3 कंडीशन है, तीनों को अपन ऐड करते हैं। देखो 2 टाइप से क्वेश्चन होगा। ईजी अब किससे लगेगा, एक तो अपन जैसा पूछा है वैसा करेंगे। मैंने बोला था ना एटलीस्ट 1 आता है, तो इसको नहीं होने का निकाल के 1 में से माइनस करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक तो इससे करते हैं अपन, ये आपको क्या करवाना है, सीधे मल्टीप्लाई करवाना है पी ऑफ ए और पी ऑफ ए बार। पी ऑफ ए कितना है 9/, पी ऑफ बी बार कितना है, पी ऑफ ए बार कितना है, सॉरी पी ऑफ बी बार है 3/, पी ऑफ बी बार है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्व द प्रॉब्लम। पी ऑफ ए हो गया 9/10, पी ऑफ बी बार हो गया 3/10, प्लस पी ऑफ ए बार हो गया 1/10, पी ऑफ बी है 7/10, पी ऑफ ए है 9/, पी ऑफ बी है 7/10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 27/100, यहाँ पे आ जाएगा 7/100, यहाँ पे आ जाएगा 63/100। 63 और 7 हो गया 70 और ये हो गया 97/100, ये हो गया। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है कि अपन क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम। 1 में से प्रॉब्लम के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। प्रॉब्लम के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है कि दोनों के द्वारा सॉल्व नहीं हो। 1 माइनस ए के द्वारा सॉल्व नहीं हो वो कितनी है? 1 माइनस पी ऑफ ए बार है 1/10, पी ऑफ बी बार है 3/10। तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 माइनस 3/100 और माइनस करोगे 100 माइनस 3 यानी कि ये 97/100। 1 में से किसी को भी माइनस करना है तो कुछ नहीं करना पड़ता, इस नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर दो, जितना आता है ऊपर लिख दो, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, वो आपके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 97/100 ऐसे भी आ जाएगा। ये थोड़ा इजी पड़ेगा। इसमें तो 3 ही कंडीशन थी, अगर 3 से ज़्यादा कंडीशन हो तो जितनी ज़्यादा कंडीशन होगी उतना ज़्यादा बड़ा होगा। इसके अंदर केवल 2 ही कंडीशन आ जाएगी और एटलीस्ट 2 1 आता है तो केवल 2 ही कंडीशन, इसमें से इसको माइनस कर दो। एटलीस्ट 2 आता है तो थोड़ी कंडीशन बढ़ जाती है। तो एटलीस्ट 1 वाले क्वेश्चन है उसको इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए बैग कंटेन 5 वाइट बॉल, 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, कितनी बॉल है? 5 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। 4 बॉल आर सक्सेसिवली ड्रॉन आउट विदाउट रिप्लेसमेंट। 4 बॉल है, एक के बाद एक बिना रिप्लेसमेंट के निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर। यानी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अल्टरनेटली डिफरेंट कलर, यानी एक बार वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक, सेम कलर दो पास पास में नहीं होनी चाहिए। अल्टरनेटली क्या होनी चाहिए? डिफरेंट कलर होने चाहिए। उसकी आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऐसी 2 कंडीशन हो सकती है। देखो आपके पास में ये वाइट बॉल है, ये ब्लैक बॉल है। सॉल्व करते हैं। तो ये बैग है जिसके अंदर वाइट बॉल है आपके पास में 5, और ब्लैक बॉल की बात करें वो आपके पास में 3। वाइट बॉल तो कितनी है? 5, और ब्लैक बॉल है वो आपके 3 है। टोटल आपके पास में हो जाएगी 8। अल्टरनेटिव निकालना है तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा लिखना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर। अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या तो फिर पहले अपन वाइट निकालें तो उसके बाद में ब्लैक, फिर वापस वाइट, फिर वापस ब्लैक। आपको कितनी बॉल निकालनी है? 4 बॉल निकालनी है, तो ये 4 बॉल। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, पहले वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक। या जब भी या का सिंबल्स आता है, यानी केवल दोनों में से एक ही पॉसिबल, या तो ये पॉसिबल होगी या मैं दूसरी लिख रहा हूँ वो पॉसिबल होगी, तब उनके बीच में किसका साइन लगाना? प्लस का, नहीं तो मल्टीप्लाई का। और ये चारों कंडीशन होगी, ये भी निकालनी है, ये भी, तो चारों होगी तो मल्टीप्लाई में। या फिर ये कंडीशन होगी, पहले ब्लैक निकालोगे फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट, तब भी आपके पास में क्या होगा? अल्टरनेटली डिफरेंट कलर होगी। 2 है। विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, आपको क्या करना है? इन सब की वैल्यू निकालनी है। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, आपको निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट वाइट बॉल, यहाँ पे एक एक करके लिखना आपको। जैसे फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन फर्स्ट, फोर 1 2 3 4, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट वाइट बॉल। पहली वाइट बॉल निकालेंगे, वाइट बॉल कितनी है? 5, ठीक है। टोटल बॉल कितनी? 8। सेकंड, पहले वाइट निकाली, सेकंड क्या निकालनी है? ब्लैक, इसको अपन नाम दे देते हैं B2। सेकंड ब्लैक बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी है तो इसको अपन P ऑफ करके ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी है तो इसको अपन क्या कर देते हैं? P ऑफ करके ले लेते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाइट बॉल 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके, एक बॉल इसमें से ऑलरेडी निकल गई तो अब बॉल कितनी बची 7। पहले अपन ने एक वाइट बॉल निकाल दी है, ठीक है। ब्लैक बॉल पहले भी 3 थी, अभी भी ब्लैक बॉल कितनी है 3 ही है, 3 ही रहेगी। पहले कौन सी बॉल निकाली अपन ने वाइट, फिर P शॉर्ट में लिख देता हूँ W3, थर्ड वाइट बॉल निकालनी है। तीसरे नंबर पे कौन सी बॉल निकालनी है वाइट बॉल। वाइट बॉल एक अपन पहले से निकाल चुके हैं, तो पहले 5 थी तो अब वाइट बॉल कितनी हो जाएगी 4, और 7 थी एक और कम हो गई, अब बॉल कितनी हो जाएगी 6, काट दो तो 2/3, ये हो जाएगा 2/3। लास्ट है, आगे ही लिख देता हूँ P फोर्थ ब्लैक बॉल, जो चौथी बॉल निकालनी है वो कैसे निकालनी है ब्लैक बॉल कितनी 3 है, उसमें से अपन ने एक ब्लैक बॉल ऑलरेडी निकाल दी है पहले, तो अब ब्लैक बॉल कितनी होगी 2, और 3 बॉल ऑलरेडी निकाल दी है तो 8 में से 3 चली गई, अब बॉल कितनी हो गई 5। ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ब्लैक बॉल निकालेंगे। फर्स्ट ब्लैक बॉल यानी स्टार्ट में पहली बॉल निकालनी है, वो भी ब्लैक निकालनी है। ब्लैक टोटल कितनी है 3 और टोटल बॉल 8। फिर जाकर सेकंड वाइट बॉल निकालनी है, सेकंड क्या निकालनी है वाइट बॉल कितनी है 5 और टोटल 5 ही है। अभी तक वाइट बॉल अपन ने एक भी नहीं निकाली तो 5 होगी, और बॉल कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि एक बॉल अपन ने निकाल दी है। थर्ड आपको निकालनी है वापस ब्लैक बॉल कितनी है 3, उसमें से एक अपन ने निकाल दी, अब कितनी बची 2 बॉल निकाल दी 8 में से, अब कितनी बची 6, तो ये हो जाएगा 1/3। अब निकालनी है 4 वाइट बॉल कितनी है 5, जिसमें से एक अपन ने निकाल दी है, अब कितनी रह गई वाइट बॉल 4। बॉल कितनी थी 8, जिसमें से 3 बॉल अपन ने निकाल दी, अब कितनी रह गई 5। सब अपन ने निकाल दिया है। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटली, पूरा लिखना है, ऑफ अल्टरनेटली डिफरेंट कलर। 2 कंडीशन है, एक तो ये वाली है W1 B2 W3 B4, या फिर ये हो सकता है पहले आप ब्लैक बॉल निकालो, फिर आप वाइट बॉल निकालो, फिर ब्लैक बॉल निकालो, फिर वाइट बॉल। अल्टरनेटली डिफरेंट कलर है। W1 पहले वाले में से लेना है, W1 है आपके पास में 5/8, B2 है आपके पास में 3/7, W3 आपके पास में 2/3, और B4 आपके पास में है 2/5, प्लस B1 आपके पास में है 3/8, W2 आपके पास में है 5/7, ये आपके पास में 1/3, और ये आपके पास में 4/5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कट रहा है उनको काट दो, ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करवाया 2 × 2, ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके W3 की वैल्यू थी जो कि 2/3 थी, और ये 2/5 है। तो W3 2 × 2 4 अपॉन नीचे 8 × 7 50, ये कट रहा है इनको और काट दो, ये 4 से ये 8 कटेगा 2 टाइम्स, ठीक है। ऊपर 1 बचा, नीचे आपके 14, इधर भी काट दो 5 से 5, ये 4 से ये 2 टाइम्स, और ये 3 से 3, ऊपर 1 बचा है, नीचे ये 2 7, कितना बचा 14, प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2/14, और काटोगे तो ये आ जाएगा 1/7। तो ये आपके अल्टरनेटली डिफरेंट कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ये आपके है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की है। आपको जितनी ज़्यादा बॉल निकालनी है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 बाय 1 करके क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। अगर उससे एक से ज़्यादा कंडीशन है तो उन कंडीशनों को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सारी कंडीशन होती है तो मल्टीप्लाई में आएगा ऐसे, और उनमें से कोई एक ही होगी
तो प्लस में आएगा वो सारी कंडीशन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अपन ने अभी तक एक्सरसाइज 16.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज 16.2 मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑन प्रोबेबिलिटी ये अपन ने क्लियर किया। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे एक्सरसाइज 16.3 जो कि इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चन भी बहुत बड़े हैं। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके 16.1 और 16.2 कवर कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे एक्सरसाइज 16.3। धन्यवाद। अगर ये आपको समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे वाले पार्ट 16.3 वगैरह भी बनाऊं, तो आप क्या करना, इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।